नमस्कार, आप देख रहे हैं बात इंडिया की। मैं हूं प्रवीण तिवारी। जब भी हम कोई चर्चा आपके लिए लेकर आते हैं, किसी खबर को रखते हैं, तो उससे पहले बहुत सारी चर्चाएं होती हैं और उस चर्चा में एक ही बात बार बार सामने आती है। क्या सरकार ने शुरुआत में जो सीजेपी आंदोलन हुआ, जब जिस समय पर पहली बार जंतर मंतर पर भीड़ लगी थी, उस समय इसको बहुत हल्के में ले लिया? क्या अब ये आंदोलन एक बड़ा रूप लेता जा रहा है? दूसरी बात। तीसरी महत्वपूर्ण बात है, क्या इस आंदोलन से आपको अन्ना आंदोलन की याद आती है, रामलीला मैदान में जो हुआ था? कई बातें हैं, आइए इसको जरा विस्तार से समझते हैं। एक बात तो साफ है कि मोदी सरकार कई मुद्दों को लेकर चौतरफा घिरती नजर आ रही है। नीट परीक्षा विवाद से लेकर एथेनॉल नीति, अयोध्या राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के आरोप और किसानों के नए आंदोलन। और ये बहुत अहम है, आपको याद होगा किसानों का आंदोलन जो है वो एक बड़ी चुनौती रहा है सरकार के लिए पिछले दिनों में। हालांकि अभी किसानों का आंदोलन शांत है, वैसा नहीं दिखाई दे रहा। 10 दिन के अंदर किसानों की सरकार से बात होगी। यानी मोदी सरकार के 12 साल के इतिहास को देखेंगे तो 2020-21 में किसान आंदोलन के बाद ये दूसरी बार है जब सरकार परेशान है और जैसा मैंने कहा चौतरफा घिरी हुई दिखाई दे रही है। ये भी कह सकते हैं कि सरकार बैकफुट पर है, गलत नहीं होगा यह कहना। सवाल यही है कि विरोध के चक्रव्यूह में फंसी मोदी सरकार कैसे बाहर आएगी, या विपक्ष मजबूत होता जाएगा? अभी मैंने आपको शुरुआत में एक खबर भी दिखाई कि राहुल गांधी जो है वो विपक्षी सांसदों के साथ किस तरह बैठक कर रहे हैं। यानी यहाँ पर इस आंदोलन और कई आंदोलनों के साथ साथ में विपक्ष की एक रणनीति भी देखने को मिल रही है। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, उससे पहले रिपोर्ट देखिए। देश की राजनीति में इस समय कई मुद्दों को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। विपक्ष का दावा है कि मोदी सरकार अलग अलग मोर्चों पर दबाव में है। नेट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा प्रक्रिया को लेकर छात्रों का विरोध लगातार जारी है। जंतर मंतर से लेकर संसद तक ये मुद्दा गूंज रहा है। विपक्ष सरकार पर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ का आरोप लगा रहा है। जंतर मंतर पर छात्रों का विरोध प्रदर्शन, संसद में विपक्ष का हंगामा, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग, इस्तीफे तक आंदोलन जारी रखने पर अड़े छात्र। ये तो शिक्षा व्यवस्था पर सरकार की घेराबंदी की बात हुई। अब दूसरे बड़े विवाद पर आते हैं। दूसरा बड़ा विवाद पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण यानी कि E20 नीति को लेकर है। वाहन चालकों और विपक्षी दलों का आरोप है कि इससे वाहनों का माइलेज प्रभावित हो रहा है, इंजन पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है और रखरखाव का खर्च भी बढ़ सकता है। E20 पेट्रोल से वाहनों का माइलेज कम हो रहा है, वाहन चालकों पर आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है, इंजन और कलपुर्जों को नुकसान, चुनिंदा व्यावसायिक लॉबी को लाभ पहुंचाने का आरोप है। इसी मुद्दे पर दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन भी हुए, जहां प्रदर्शनकारियों ने उपभोक्ताओं को शुद्ध पेट्रोल का विकल्प देने की मांग उठाई। हालांकि केंद्र सरकार का कहना है कि एथेनॉल मिश्रण से कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटेगी, किसानों को लाभ मिलेगा और प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। इंजन खराब होने का कोई प्रमाणित रिकॉर्ड नहीं मिला। एथेनॉल नीति से कच्चे तेल के आयात में कमी, E20 नीति से विदेशी मुद्रा की बचत, बढ़ते प्रदूषण के स्तर को कम किया जा सकेगा। तीसरा मुद्दा अयोध्या के श्री राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों का है। कांग्रेस ने इस मामले को लेकर देशव्यापी अभियान शुरू किया है। पार्टी का आरोप है कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी भी लगातार तेज होती जा रही है। ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल, राज्य सरकार की गठित SIT पर सवाल, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में CBI जांच की मांग। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की राशि में कथित गड़बड़ी और चोरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद से उत्तर प्रदेश सरकार ने नई SIT का गठन किया है। सरकार ने साफ किया है कि जांच में किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर जिम्मेदार लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। यूपी सरकार ने एक नई SIT का गठन किया। अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से 80 लाख रुपए बरामद किए गए। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का इस्तीफा,
ट्रस्टी अनिल मिश्रा को पद से हटाया गया। उधर किसानों का आंदोलन भी पूरी तरह शांत नहीं हुआ है। किसानों ने भारत अमेरिका प्रस्तावित कृषि व्यापार समझौते समेत कई मांगों को लेकर दिल्ली कूच की तैयारी कर ली है। हालांकि इस मुद्दे को सुलझाने के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से किसान प्रतिनिधियों को केंद्रीय कृषि मंत्री से मीटिंग कराने का भरोसा भी दिया गया है। किसानों ने सरकार के आश्वासन के बाद 10 दिनों तक आंदोलन न करने पर सहमति दी है। भारत अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता रद्द हो, सस्ते कृषि और डेयरी आयात पर रोक लगे, एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाए, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू की जाए, ई कॉमर्स और डिजिटल ट्रेड पर नियंत्रण हो, छोटे किसानों का कर्ज माफ किया जाए, कृषि सब्सिडी मजबूत की जाए, फसल बीमा योजना में सुधार की मांग है, किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस हो। शिक्षा, ईंधन नीति, धार्मिक संस्थानों से जुड़े आरोप और किसानों का आंदोलन, इन सभी मुद्दों ने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। विपक्ष ने सरकार की जवाबदेही से जोड़कर बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है, जबकि केंद्र सरकार का कहना है कि उसकी नीतियां जनहित में हैं और विपक्ष तथ्यों से ज्यादा राजनीति कर रहा है। आने वाले दिनों में संसद से लेकर सड़क तक इन मुद्दों पर सियासी टकराव और भी तेज होता हुआ नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो ये बात तो साफ है कि सरकार के सामने सवाल बहुत सारे हैं और सबसे अहम बात ये भी है कि ये मुझे तो हमेशा देजा वू जैसा लगता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि कहीं ना कहीं घूम के चक्री, आप पत्रकारिता में लंबा समय हो जाए तो ऐसा लगता है कि यही चीज़ें जो है बार बार सामने आती हैं। हालांकि ये रणनीति उस स्तर पर दिखाई दे रही। अब इस बार जो प्रदर्शन देखने को मिल रहा है वो इस स्तर का है कि ये सरकार के लिए परेशानी का सबब दिखाई दे रहा है। कुछ दिनों पहले तक शायद नहीं दिखाई दे रहा है। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। बड़ा अच्छा पैनल मेरे साथ मौजूद है। चेतन मोहन जोशी जी जो प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आसमा तस्लीम जी हैं प्रवक्ता कांग्रेस की, वो मेरे साथ जुड़ रही हैं। चौधरी सवित मलिक हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं किसान यूनियन के। और सूर्य प्रकाश मैथिल जी हैं, आप खूब सुनते हैं उनको राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। एडवोकेट मनस्वी थापर हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। अच्छा, मुझे सबसे पहले तो सूर्य प्रकाश जी आप ही बताइए, आपका टेक जानना चाहूँगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि सियासत होती है, इसमें विपक्ष के नेता भी आए, लेकिन एथेनॉल का मुद्दा हो, कथित चंदा चोरी का मुद्दा हो, नीट का मामला हो, बहुत सारे और अब किसानों की भी बात आ रही। चौधरी साहब उस पर और बताएंगे क्या रणनीति इन लोगों के आगे की चल रही है। लेकिन ये सारे मुद्दे एक साथ आए एक मंच पर और आवाज़ भी है और एक दबाव भी है जो सरकार पर सीधे सीधे दिखाई दे रहा है। और बेजा मुद्दे नहीं हैं ये, इन मुद्दों में दम भी दिखाई देता है। धन्यवाद। और पहले आपको प्रवीण की और आज डिबेट करने का नहीं, आज तो हनुमान चालीसा का, क्योंकि यहाँ पर आपने मुझे डिबेट के लिए बुलाया था, लेकिन आज मेरा दिल है कि मैं हनुमान चालीसा का। आज तो मैं श्री सूक्त का पाठ करूंगा, मैं डिबेट नहीं करना चाहता। ऐसा ही कुछ वहां पर था जहां की आप चर्चा कर रहे हैं। वहां नीट का मुद्दा था, नीट के मुद्दे पे वहां पर लोग पहुंचे थे, स्टूडेंट्स पहुंचे थे। वहां पर 370 वापस लगाने के लिए, वहां पर भारत तेरे टुकड़े होंगे 4 इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कहने वाला पूरा का पूरा गैंग बैठा हुआ था। वहां पर मंच पर सीता के पति का नाम लेकर और नीता के पति को कमवाया जा रहा है, ऐसी अभद्र टिप्पणी हो रही थी। वहां पर एक हिंदू संत प्रेमानंद जी महाराज का अपमान किया जा रहा था खुले मंच से। ये क्या है? नीट के स्टूडेंट इस प्रकार की बातें करेंगे। E20 का तो कोई मामला ही नहीं था साहब। E20 के लिए तो कांग्रेस ने पहले ही 2008 के अंदर मणिशंकर अय्यर ने संसद में खड़े होकर बोला था कि हम एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल जो है वो लेके आएंगे। और E20 हिंदुस्तान में नहीं, विश्व के बड़े बड़े देशों के अंदर विकसित अर्थव्यवस्थाओं में यूज हो रहा है। आप कहेंगे मैं पूरी लिस्ट दे दूंगा। और एक बात महत्वपूर्ण, चलिए ये सब ही मैं मान लेता हूं, तो किसने अधिकार दे दिया पत्थर चलाने का? किसने अधिकार दे दिया तलवारें भांजने का? किसने अधिकार दे दिया भैया वाहनों में आग लगाने का? किसने अधिकार दे दिया
सुरक्षा बलों के सर फोड़ने का, उनके हाथ तोड़ने का ठीक है अधिकार दे दिया। सूर्य प्रकाश जी, एक काम करते हैं, एक एक करके पहले मैं ओपनिंग कमेंट ले लेता हूं, फिर मेरे मन में बहुत सारे सवाल आएंगे और बहुत सारी चर्चाएं हमारी आपकी हो जाएंगी। देखिए चौधरी साहब के मन में आ ही गया ना, वो कहना चाह रहे हैं। एक एक करके सूर्य प्रकाश जी, एक एक करके रुकिए तो सही। आप जानते हैं मेरा चर्चा करने का तरीका, जानते हैं, आप जानते हैं मेरा चर्चा करें। एक एक करके रुकिएगा सूर्य प्रकाश जी, एक मिनट रुकिएगा। मनस्वी जी, आप मुझे बताएं, अभी एक टेक आपने सुना सूर्य प्रकाश जी का, आप थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि ये बात सही भी है, बहुत हद तक सही है, लेकिन मैंने शुरुआत में कहा कि सरकार घिरती दिखाई दे रही है। मुद्दे जो हैं वो अगर सही तरीके से उठाएं तो वो मुद्दे बड़े भारी पड़ते हैं, ये भी हम देख रहे हैं। लेकिन ये बात भी नज़रअंदाज नहीं की जा सकती कि इस मंच का न सिर्फ राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है, बल्कि हिंसक लोग जो हैं वो भी इसको हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। बल्कि हम ये भी देख रहे हैं कि अराजकता का एक अखाड़ा जैसा दिखाई पड़ता है। ये तस्वीरें भी नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। इन दोनों पहलुओं को ज़रा ध्यान में रखते हुए आप अपनी शुरुआती टिप्पणी करें। देखिए, मुद्दे तो अनेक हैं इस सरकार ने दिए हैं पिछले 12 सालों में, पर कोई भी एक ऐसा मुद्दा नहीं था जो सबको एक साथ जोड़ेगा। और जहां पे सब लोगों को एक मौका मिला, जहां पे सरकार को घेरने का मौका मिला, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, सबकी बातों से सहमत हूँ। अगर कोई ये बोलेगा कि ये राजनीतिक बल नहीं मिल रहा है, इसको तो गलत है। और राजनीतिक बल तो मिलना भी चाहिए। बिना राजनीति के अगर राजनीति नहीं होती अन्ना आंदोलन में, तो आज बीजेपी नहीं होती, आज आम आदमी पार्टी नहीं होती। राजनीति थी तभी आम आदमी पार्टी पैदा हुई, तभी बीजेपी को मोमेंटम मिला, तभी बीजेपी ने सरकार बनाई, क्योंकि उनके पास बेस था। अगर राजनीति नहीं होती तो ये सब चीजें नहीं होती। अगर हम बात करें कि किसानों की, जब किसानों का आंदोलन था, सैकड़ों किसानों की हत्या हो गई, सैकड़ों किसान मर गए, अंत में जाके 3 कानून वापस लेने पड़े। और आज हम बात कर रहे हैं युवाओं की। युवा जो है आजकल इंस्टेंट डिलीवरी के टाइम पे उनको 5 मिनट में चीजें मिल जाती है, 5 मिनट में वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जस्टिस मिले। और ये पहले वोटर, प्रधानमंत्री जी मंच पे कितनी बार, अनेकों बार, उन्होंने सैकड़ों बार कहा है कि पहला वोट आपकी जिंदगी का आपको नरेंद्र मोदी को देना है, कमल पे दबाना है। और जेन जी सबसे बड़े सपोर्टर्स, मिलेनियल सबसे बड़े सपोर्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति के रहे हैं। और आज जब ये बच्चे सवाल उठा रहे हैं तो ये सवाल हम कह रहे हैं कि ये सवाल गलत है। आप नीट पे ही सवाल पूछो, आप एथेनॉल और पेट्रोल पे सवाल मत पूछो, आप आर्टिकल 370 पे सवाल मत पूछो। सवाल तो पूछेंगे ना। एक लोकतंत्र में, लोकतंत्र जीवित तभी रहता है जब उसमें सवाल पूछे जाते हैं। एक लोकतंत्र का मतलब ही ये होता है कि सवाल पूछना। अगर हम अपने देश से सवाल पूछना हटा दें तो हमारा देश लोकतंत्र नहीं रहेगा और लोकतंत्र की परिभाषा भी खत्म हो जाएगी। तो ये सवाल पूछना तो लोकतंत्र को जीवित रखना है। और अगर हम बात करते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को रेजिग्नेशन देना चाहिए, तो ये बच्चों को कहने की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति जिसके टर्म में ये बीजेपी 12 सालों में 150 पेपर लीक करवा रही है और उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं किया जा रहा। और जब उसका जो मिनिस्टर है उसके ऊपर भी अगर हम सवाल नहीं उठा रहे, और ये सवाल इसको फिर आगे बढ़ाएंगे। फिर आपसे भी बात करते हुए बहुत सारे मेरे मन में प्रश्न आने लगे, लेकिन मैंने जैसा कहा शुरुआती कमेंट ले लेते हैं। चेतन मोहन जोशी जी जो कि बीजेपी प्रवक्ता, वो भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। जोशी जी, आपका भी स्वागत करता हूं। अच्छा, शुरुआत तो मैं आज आपसे करने वाला था, लेकिन वो सूर्य प्रकाश जी ने मेरी मदद कर दी थोड़ा सा अपना स्टैंड रख के, क्योंकि सवाल आपसे ही ज़्यादा है। बट आसमा जी, मुझे बताएं, आप अभी इन लोगों को, जैसे मनस्वी जी ने बताया, इन लोगों को आपका सहारा मिल रहा है या आप लोगों को इनका सहारा मिल रहा है? देखिए, पहले तो मैं माफी चाहता हूँ लेट ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि एक मिनट रुकिएगा चेतन जी। प्रियंका गांधी, बच्चों को आप इसलिए पीट रहे हैं क्योंकि वो अपना अधिकार मांग रही हैं। तो हम सबको दिख रहा है कि कितना गलत हो रहा है। और हमारे देश के लोकतंत्र को, जिसके लिए गांधी जी शहीद हुए, जिसके लिए तमाम लोग शहीद हुए, और गांधी जी जैसे तमाम किसान हैं जिन्होंने इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, और आज हम इसी देश में अपने ही बच्चों को मार रहे हैं। आज हम इसी देश में वो लोकतंत्र खत्म करने जा रहे हैं जिसके लिए ये लोग लड़े, जिसके लिए ये लोग शहीद हुए, जिसके लिए ये लोग शहीद होते हैं, जो ये वर्दी पहने हैं, जो आपकी सरहद पे खड़े रहते हैं। किस लिए? ताकि इनके बच्चों को पीटा जाए। क्यों? क्योंकि अपने एग्जाम्स के लिए अपनी परीक्षा में पेपर लीक हो रहा है, उसके लिए वो अपना अधिकार मांग रहे हैं कि न्याय मांग रहे हैं। इस्तीफे तक ये मुहिम जारी रहेगी, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक ये मुहिम जारी रहेगी। आपको
नमस्ते जी। प्रियंका गांधी जी थोड़ी भावुक भी हुई हैं और उन्होंने कहा नीट का मामला जो अभी निकल कर भी आया, सूर्य प्रकाश जी ने शुरुआत की थी कि नीट से बात हुई थी, छात्रों की बात थी, लेकिन और मुद्दे आए। मनस्वी जी ने कहा कि नहीं, और मुद्दे आना चाहिए, सवाल क्यों नहीं पूछेंगे, ये वही जैन जी है जिनको कहा कि पहला वोट आप मोदी जी को देंगे तो क्यों नहीं पूछेंगे। यहाँ से बात आई थी, चेतन जी ने उस क्षमा प्रार्थना की देरी से आने की। मैं आपके पास आऊँगा, लेकिन मैं आसमा जी के पास वो सवाल लेकर गया था कि आसमा जी, अभी हम ये बात तो जानते हैं कि ये कांग्रेस के लिए भी एक बहुत बड़ा अवसर है। अवसर मैं कह रहा हूँ इसको इसलिए क्योंकि आप लोगों को लंबे समय से राजनीति में अपनी दखल को और मजबूत करने के लिए ऐसे किसी आंदोलन की आवश्यकता थी। ये क्या मैं ठीक कह रहा हूं या आप इसको किसी और तरह से कहना चाहेंगे? मैंने इसे हालांकि पिछले सवाल में कहा था कि आप लोगों को उनका सपोर्ट मिल रहा है या उन लोगों का सपोर्ट आपको मिल रहा है, जैसे भी आप इसको समझना चाहें। प्रवीण जी, पहले तो मैं ये बात साफ कर दूं कि हम सब भारतीय है ना, सब एक साथ मिलजुल कर खड़े रहते हैं जब भी कोई प्रॉब्लम्स या इश्यूज आते हैं। जैसे हमने ब्रिटिश के अगेंस्ट में लड़ाई की और हमने फ्रीडम हासिल की, तो हम लोग की एक रेजिलिएंट एक नेचर है इंडियंस का। जब कोई भी इंडिया पे जो भी आपदा आती है, हम लोग सब साथ में ठहरते हैं, राइट? हम लोग एक साथ उसका सामना करते हैं। आप बताइए, जब ये बच्चे इतना इफेक्ट हो गए हैं, जो सड़कों पर आना पड़ा, प्रोटेस्ट करना पड़ा, आज उनके ऊपर इतनी लाठीचार्ज हुआ, इतना टीयर गैस छोड़ी गई और इतना जब सब कुछ हो रहा था, आप चाहते हैं कि विपक्ष सिर्फ चुप रहे, विपक्ष सिर्फ देखता रहे कि क्या हो रहा है बच्चों के साथ, हम अपनी आवाज ना उठाए? अब बताइए, 70 साल तक कांग्रेस जब मोर देन 50 इयर्स हम लोग गवर्नमेंट में रहे, क्या बीजेपी कभी प्रोटेस्ट नहीं करती थी? क्या हम ऐसे ही कहते थे कि प्रोटेस्ट नहीं, ये राजनीतिकरण हो रहा है प्रोटेस्ट का? ये राजनीतिकरण नहीं, ये एक दूसरे के साथ हमदर्दी है, ये भाव है, ये इमोशंस है। कोई एक दूसरे को तकलीफ में देखो तो हम आगे बढ़ के गले लगाते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ है, तुम अकेले नहीं हो इस लड़ाई में। नहीं, रुकिएगा सूर्य प्रकाश जी, रुकिएगा, आएंगे सूर्य प्रकाश जी, आएंगे एक एक करके बात होने दीजिए। मैं आऊंगा मनस्वी जी, एक एक करके। मेरा तरीका थोड़ा सा अनयूजुअल है, मैं बातचीत ऐसे ही करता हूँ इत्मीनान से थोड़ा सा, क्योंकि बात हो जाए, कुछ निकल कर आए। सबने अपना अपना पक्ष रखा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जोशी जी की सवाल तो पूछे जाएंगे और ये तो हम पढ़ते ही आए हैं और हम जानते भी हैं, जितना हमने राजनीति को समझा कि विपक्ष जनता की आवाज़ होता है। जब आप लोग विपक्ष में थे तब भी ये कहा जाता था। तो अगर जनता की आवाज़ जनता के साथ आ जाए, जनता के मुद्दों के साथ मिल जाए तो क्या दिक्कत है, ये आसमा जी कुल मिलाकर कहना चाह रहे थे। जोशी जी, देखिए, सभी के प्रश्न जायज है। आवाज आ रही सर मेरी? जी आ रही है, बोलिए। देखिए, सभी के प्रश्न जायज हैं, लेकिन एक वक्त के बाद जब उस पर कार्रवाई हो जाती है तो मुझे लगता है कि फिर राजनीतिकरण होता है कि नीट में जो काम हुआ वो एक निंदनीय काम था, एक्सेप्ट किया। दूसरी बात, दोबारा नीट का एग्ज़ाम हुआ, बच्चों के नतीजे आ गए, बच्चे अपनी काउंसलिंग के लिए चल पड़े, जो रह गए उनको और मेहनत करनी पड़ेगी, जो उत्तीर्ण हो गए उनके लिए शुभकामनाएं। अब मसला ये है कि जब एक मसला सॉल्व हो गया, आज ये कह रहे हैं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी का आप इस्तीफा लें। मुझे लगता है बल्कि इनको ये कहना चाहिए था कि शिक्षा मंत्री जी को चाहिए कि नीट के पीछे जो नेक्सस हुआ है उनके ऊपर आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, ताकि जो इस पद की गरिमा है वो एक दिखाना पड़ेगा। क्योंकि आज आप कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री जी को बदल दो, क्योंकि ये तो भाई एक राजनीतिक मुहिम है ना आप लोगों की, बल्कि उसी शिक्षा मंत्री के थ्रू जब वो नेक्सस टूटेगा तो पता चलेगा कि आखिर कांग्रेस के समय में जी। आसमा जी, पॉइंट्स याद रखिएगा, मैं आपके पास आऊंगा, पर्याप्त समय मिलेगा आपको। उस समय कितने पेपर लीक हुए। एनटीए एक वो संस्था है जो सरकारी नहीं है, एक एजेंसी टाइप, एक एनजीओ टाइप संस्था है। उसके आने के बाद ये गलत बात किसी ने बोली है कि 150 पेपर लीक हुए, गलत डेटा मत। जोशी जी, एक छोटा सा सबमिशन बस, आप थोड़ा सा कंटिन्यू करिएगा। ये भी कहना है इनका कि यदि इस्तीफा हो, पहले तो ये कहा कि इस्तीफे से क्या फायदा होगा, तो इन लोगों का ये मानना है
कि इस्तीफा देने से एक तो जिम्मेदारी तय होती है, पहली चीज। दूसरा ये कि भय भी होता है, जो व्यक्ति नया आता है वो उस जिम्मेदारी को समझता है कि इस पर सिर्फ एजेंसी पर बात को नहीं डाला जा सकता है। अगर आप शिक्षा मंत्री हैं तो उस बात की जिम्मेदारी आप पर सबसे पहले आएगी। भाई सर्वे सर्वा आप हैं। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं सर, पर कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिस परिस्थितियों में एक ही तरह का बयान और एक ही तरह का फैसला नहीं लिया जा सकता। अब नीट का पेपर दोबारा हुआ, नीट के दोबारा पेपर होने के बाद पहले नीट के ऊपर जो कोताही बरती गई है वो एक निंदनीय घटना है। हम कभी इसके ऊपर अपना वो बिल्कुल वो नहीं कहेंगे कि ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। जो बात गलत हुई वो हुई है, और इस पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बयान दिया है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। जिन्होंने ये हरकत की है उनको सख्त से सख्त सजा दी सरकार जाएगी, गंभीर है, सरकार बच्चों के मुद्दे को लेकर गंभीर, ये आप बात कहना चाह रहे हैं। मेरा समझ, मैं तो ये कह रहा हूं, ये तो चीज और है इसमें, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आवाज आ रही सर मेरी? हेलो, बिल्कुल साफ आ रही है, बोलिए बोलिए जोशी जी। आ रही है आवाज, आ रही सर मेरी? हमें बिल्कुल साफ आवाज आ रही है, आप शायद नहीं सुन पा रहे हैं। जी 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 जी। दूसरी बात सर यहाँ पे सबसे बड़ी ये है, जब कॉकरोच पार्टी के नुमाइंदे माननीय जेपी नड्डा जी से मुलाकात हुई, वो अपनी बात कह के आगे फिर अपनी जगह पे बैठ गए। आखिर ऐसा क्या हुआ रात को कि हम लोगों ने दोबारा उसको ऐसा सिस्टम दे दिया। देखिए, जब आप चरण होते हैं, स्टेप्स होते हैं आंदोलन के, बच्चों से बात हुई, बच्चों से बात की। आज बच्चों ने ये बोला थोड़ी देर कल कि वो खुद चल के आए, हमारे तक मैसेज पहुंचा, आगे का सिस्टम चलेगा। लेकिन ये राजनीतिकर, माननीय राहुल गांधी जी एक बड़े जिम्मेवार जीते हुए सांसद हैं। सारी जिंदगी उन्होंने बचपन से लेकर जवानी तक की काटी है प्राइम मिनिस्टर हाउस में। उनको भी पता है कि प्रधानमंत्री के निवास के बाहर 163 162 लगी होती, जो पहले 144 बोलते हैं। उनको पता उसकी सिक्योरिटी किन के अंडर होती है, किस तरह की माइलेज ले रहे हैं। बच्चों का एक मसला हल हो गया, दूसरा मसला यह है कि कार्रवाई उनके खिलाफ होगी और नेक्सस तोड़ना पड़ेगा। कांग्रेस के टाइम में भी नेक्सस था, भाजपा के टाइम में ये जो मैं आऊंगा जोशी जी। एक्चुअली क्या है, मैं जो मत बोलिए, एक मिनट आप बड़े संवेदनशील मुद्दा है ये। शोर मचाने से, अपनी मन की भड़ास जोशी जी निकालने से आप मुद्दे को भटका नहीं सकते। जी जी जोशी जी, एक मिनट। अब इसमें मसला ये है कि क्योंकि हमने नीट पे भी ऐसा नहीं कि बात नहीं की है, नीट पे खूब बात हुई है, इससे पहले भी हुई है। ऐसा कोई मुद्दा नहीं आएगा जिस पर हमने बात, जैसे सूर्य प्रकाश जी खूब बैठे हैं, खूब हमने इन मसलों पर बातचीत की है, बाकी मेहमानों से भी बात होती है। आज जो हम कोशिश करेंगे कि अभी जो चल रहा है ना, वर्तमान परिस्थितियां, वो राजनीतिक ज्यादा है, आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन राजनीति नहीं करेगा विपक्ष तो शांत थोड़ी बैठा रहेगा, उसको अगर अवसर मिला तो। स्वागत है, तो मैं आऊंगा, मैं उस पर आऊंगा आपके पास में। चौधरी साहब का मैं कमेंट नहीं ले पाया हूं, पहले उनका ओपनिंग कमेंट ही ले लूं सबसे पहले। तो चौधरी साहब, आप शुरुआत में कुछ कहना भी चाह रहे थे, और मैं जानना आपसे भी ये चाह रहा हूं, जो आसमा जी से मैंने कहा कि अभी क्या किसानों को भी ऐसा लगा कि ये सही समय है, सरकार घिरी हुई है, अपने मुद्दे को भी पुरजोर। हालांकि किसानों की मांग बहुत महत्वपूर्ण है, लंबे समय से चली आ रही है, आंदोलन बड़ा चला, लेकिन धीरे धीरे वो ऐसा लगता है कि कहीं पर्दे के पीछे सा चला गया था। क्या आप लोगों का विचार चल रहा है अभी? देखो, जो मैं शुरू में कहना चाह रहा था डॉक्टर साहब, पहले तो मैं यही कहना चाह रहा था जो अभी आपने कह दिया कि सूर्यकांत जी जो है बहुत पहले से बीजेपी के बैनर पर बैठते थे। क्या इनको आभास हो गया कि देश के अंदर अब ऐसा एक माहौल बन गया है कि अगर इसको कवर ना किया, 8 दिन के अंदर बीजेपी का नाम लेने वाला नहीं बचेगा। तो इन्होंने पहले ही, इनको बीजेपी ने हटा दिया कि ये पहले ही बैनर छोड़ के चले गए, विश्लेषक बन गए हैं। नहीं तो ये हमेशा बीजेपी के बैनर पर ठीक है, ये तो व्यक्तिगत हो गया ना, छोड़ दीजिए ना इसको, ये व्यक्तिगत है। दूसरा, हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं उन्होंने 2 बातें कही, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा। इन्होंने कहा कि इनको कहना चाहिए था कि मंत्री के नीचे जो है उनको करे। ये बात बच्चे बताएंगे आपके, आप सरकार क्यों चला रहे हो, ये बात इनको आगे बच्चे बताएंगे कि मंत्री जी आप क्या करोगे। अरे शर्म करो, आपने नौकरी पेशा को नहीं छोड़ा, आपने किसान को नहीं छोड़ा, आपने जवान को नहीं छोड़ा। आपका प्रश्न क्या है? आपका प्रश्न क्या है? देखो क्या होगा चौधरी साहब, साथ जो वादे किए थे, किसानों के साथ जो वादे किए थे वो सारे झूठे हो गए, इसलिए तो किसान बार बार सड़क पर आता है। आपने कहा था सारे मुकदमे वापस लेंगे, किसानों को मुआवजा देंगे, एमएसपी की गारंटी देंगे, आपने एक भी चीज नहीं की।
ठीक है, दूसरा ये इन्होंने हुआ कहा, प्रश्न। जी जी जी, पूछिए बोलिए दूसरा। इन्होंने कहा कि मंत्री को बदलने से क्या नहीं होगा। अगर यही स्थिति रही और आपने आंदोलन को कंट्रोल ना किया और इन बच्चों की बात ना मानी, ये बच्चे किस रूप में आए हैं आपको पता है? जो आपने चंदा चोरी किया है ना, ये हनुमान जी का रूप लेके आए हैं और ये आपकी लंका का दहन कर देंगे। ठीक है, समझ गया मैं। ये जोशी जी 3 सवाल हैं कि किसानों ने जो मांगे रखी थी वो पूरी नहीं की गई हैं, और इस आंदोलन को मैं ये लंका जला देंगे और ये सब तो ठीक है, मेटाफर अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये बच्चों का आंदोलन जो है ना, इसको आप लोग इसकी ग्रेविटी नहीं समझ पा रहे, ऐसे करके मैं सवाल करूँ। ये सवाल मैं बताता हूँ, मैं जवाब देता हूँ आपको। देखिए, पहली बात तो ये है कि बच्चों के साथ संबंध रखने वाली जो चीजें थी उसका तो हल हो गया। क्या हाल हो गया? विद्यार्थी, एक मिनट चौधरी जी, सुनिए चौधरी जी, नहीं चौधरी जी, आप बोले किसी के बीच में कोई नहीं। आसमा जी बहुत ना, तो हम एक बात बताओ, हम अरे बात तो सुन लीजिए चौधरी साहब, मैं कह रहा हूं गलत सही जो भी हो, आप उनकी किसी बात से इत्तेफाक नहीं रखेंगे तो बोल ही नहीं पाएंगे पैनल में। बच्चियों को मारा जा रहा, एक मिनट रुक जाइए ना, रुक जाइए, सारे मुद्दों पे वहां गुंडे भेज दिए। अरे चौधरी साहब नहीं, अभी मैं एक बात बताऊं आपको, अगर सूर्य प्रकाश जी ने बोलना शुरू किया तो कोई बोल नहीं पाएगा, वो सिर्फ रुके हुए हैं क्यों? लगातार इनके साथ 5 साल। हाँ, तो इसीलिए आप मेरे साथ नहीं बैठे, कम बैठे हैं। आप सुनिए ना, चर्चा में आनंद आएगा, बाद में आप बोलेंगे कि हाँ एक काम की चीज निकल कर आई। प्लीज मेरा सहयोग करें। जोशी जी अपनी बात पूरी करें। आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि आपका प्रश्न क्या है। इनको यही नहीं पता कि प्रश्न क्या पूछना है। इन लोगों ने बच्चों के साथ नीट के 16 से 18, 19 साल, 20 साल तक के जो बच्चे हैं, उनके नीट के पेपर में एक लूज पॉइंट निकला, उसको दुरुस्त कर दिया, दोबारा एग्जाम दिलवा के उसके नतीजे भी आ गए। उस नतीजे के ऊपर बच्चों का कोई प्रश्न नहीं है। अब आ जाइए आंदोलन के बारे में। आंदोलन में मैं किसी धर्म वर्ग से, धर्म विशेष के साथ मेरी कुछ इस तरह की बात नहीं है, पर वहां पे 3-4 चीजें ऐसी हुई जिसका नीट के साथ कोई संबंध नहीं था। इवन माननीय राहुल गांधी जी का भी जो गिरफ्तारी देनी थी उसका संबंध नीट के साथ नहीं था। सुनो क्या वहां पे हुआ, हम पार्लियामेंट को तोड़ देंगे। कोई नीट के बच्चे को पता पार्लियामेंट का क्या तोड़ना है उसको। दूसरी बात इन्होंने बोली प्रधानमंत्री को पीटेंगे। मेरे को नहीं लगता कि इससे नीट के बच्चे की कोई प्रायोरिटी ऐसी है। तीसरी वहां पे बोला गया आपके चैनल, सभी चैनल पे चला, बस नाम रहेगा अल्लाह का। ठीक है, रहे भाई, पर उसका नीट के साथ अभी संबंध नहीं है कोई। चौथी बात इन्होंने बोली वहां पे वो खालिद को जेल में डाल दिया। नीट के बच्चों का इन चीजों के साथ कोई संबंध नहीं है। अब कॉकरोच पार्टी ने अपनी तरफ से एक ज्ञापन दिया, उनकी बात सुनी, वो अपनी जगह पे आके बैठ गए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि राहुल गांधी जी शाम के टाइम वहां पहुंच के, एक संसद है, वो ओपिनियन एडिटोरियल भी दे सकते थे, लोग सारा पीसी भी कर सकते थे, संसद में बात उठाई जा सकती। इनके वांगचू जी जो हैं, उन्होंने बोला कि मेरे पास विपक्ष आए और हमारी बात सुनकर संसद में उठाई। मैं आपकी बात समझ गया, आपकी पूरी बात का लबो-लुबाब ये आप ये कहना चाह रहे हैं, ये विशुद्ध सियासत हो रही है, यहाँ पे सियासी मंच इसको बना दिया गया है। किसानों पे, अब किसानों पे आ जाइए, अब किसानों पे आ जाइए। किसान के बिना तो भारत है कृषि प्रधान देश। अब सबसे बड़ी बात यह है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट किसने बनाई थी? कांग्रेस के टाइम बनी थी 2007 में। 7 साल कांग्रेस के टाइम, 7 साल कांग्रेस के पास वो रिपोर्ट थी। इंप्लीमेंट होने के बाद कांग्रेस उसको नहीं इंप्लीमेंट कर पाई, और ये सारे डाटे बोलते हैं कि मैक्स जो इंप्लीमेंटेशन हुआ स्वामीनाथन की रिपोर्ट का, वो मोदी जी के बाद आने के बाद हुआ। चलो उसको भी एक साइड पे इनको कर देते हैं। आज ये जो समस्याओं को लेके बात कर रहे हैं, 12 साल भारत में जो चुनौतियों का दौर था, हर एक चुनौती का सामना माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, 2014 का पहले का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, आज की सेहत सुविधाएं अलग देख विषय लीजिए। चला जाएगा। जोशी जी मैं यहाँ रोकना चाहूंगा आपको। तो मैं आपकी बात समझ गया, आपका मेरे पास विषय ये है ना, मैं समझ गया। रुक जाइएगा चौधरी साहब, रुक जाइएगा सारे, एक मिनट रुक जाइएगा चौधरी साहब और जोशी जी, एक मिनट रुकिए। अरे भाई चौधरी साहब, भाई साहब रुक जाइए, हमें भी टोकना आता है, प्लीज अपने समय में बोलिए। पहले मैं तिवारी जी से मांग रहा हूँ, आपको कुछ नहीं कह रहा। एक मिनट रुक जाइए, मैं एक मिनट रुक जाइए। देखिए आप देख रहे हैं, एक मिनट रुकिए चौधरी साहब,
चौधरी साहब एक मिनट मेरे दिमाग में भी कुछ एक तार चलता है, उसको चलने दीजिए ना प्लीज, मेरा काम मुझे करने दीजिए। यहाँ पे सब लोग बोलना चाह रहे हैं। मैं सच बताऊं, सूर्य प्रकाश जी के पास मैं गया नहीं, वो उनके पास में अभी सबको सुनने के बाद बहुत सारी चीजें आ रही होंगी। मनस्वी जी बड़ी देर से अपनी फिंगर रेज कर रहे हैं, आसमा जी ने कई बार किया। मुझे लग रहा था कि एक विषय है, उस विषय पर आप दोनों अपनी बात को बोल लें, फिर मैं बाकी मेहमान। लेकिन क्विक कमेंट के साथ में मनस्वी जी, आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे, आप पहले अपनी बात बोलें, फिर मैं सूर्य प्रकाश जी के पास। आसमा जी आता हूं मैं आपके पास। एक चीज जो बोली जा रही है कि वो थोड़ी मिसलीडिंग है कि एनटीए जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बोला जा रहा है कि वो एनजीओ टाइप ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट टाइप ऑर्गेनाइजेशन है। बिल्कुल ही गलत है। इनफैक्ट वो जो ऑर्गेनाइजेशन है 2017 में बनी थी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर बनी थी, और वो ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ऑटोनोमस बॉडी है, राइट, ऑटोनोमस बॉडी है। तो ये बिल्कुल भी नहीं बात सही है कि वो एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन है, और टोटली 100% इन द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। बस इसको मैं पॉइंट आउट करना चाहता था, और बाकी बहुत कुछ कहना है, आप बाकी सबको ले लीजिए, फिर मेरे को मौका दीजिए। जी आसमा जी, एक बात ये बहुत साफ है कि ये आपके पास कई पॉइंट्स होंगे, कई जगहों पर आपका विरोध भी था, आप रुकी, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं आपका। लेकिन मेरे मन में एक ही चीज़ आ रही है सबको सुनने के बाद में, कि समहाउ ये एक पॉलिटिकल ग्राउंड बनाया गया। और हाँ, आप राजनीति करेंगे, पर ठीक है, खुलकर राजनीति करिए, फिर ये इसको स्वीकार करने में भी कोई दिक्कत नहीं कि हम कर रहे हैं अपनी राजनीति विपक्ष की। प्रवीण जी, पहली बात तो ये है, यूपीए से अपनी तुलना बीजेपी करे ही ना। यूपीए के टाइम पे अकाउंटेबिलिटी के नाम पे रिजिग्नेशंस होते थे। आज देखिए 12 साल में आप एक अकाउंटेबिलिटी लेते हुए कोई मंत्री ने रिजाइन किया है? आप बोलिए, एक तो मंत्री का नाम दीजिए जिसने अपनी अकाउंटेबिलिटी मोरल ग्राउंड्स पे एक रिजिग्नेशन टेंडर किया है। नॉट अ सिंगल रिजिग्नेशन। सो ये सरकार रिजिग्नेशन या कल्चर ऑफ अकाउंटेबिलिटी को पूरा खत्म कर चुकी है। ये लोग कितने भी ब्लंडर्स करें, इस पे कोई सवाल नहीं उठाए, ये लोग को सवाल बर्दाश्त नहीं होता है। इतना इनका साइकोलॉजिकल कोलैप्स हो गया है कि ये लोग आजकल इतने पावर ड्रंक हो गए हैं, ये सोचते हैं कि हम कुछ भी कर ले, ना विपक्ष सवाल उठाए, ना देश की जनता सवाल उठाए, हम जो कर रहे हैं सब कुछ सही हो रहा है। ये मेंटालिटी जो है ना, ये बीजेपी की मेंटालिटी बदलनी चाहिए। और ये समझते हैं ना, ये कह रहे थे धर्मेंद्र प्रधान जी को रिजाइन करने की जरूरत नहीं है, ये अवस्था है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आज अगर से इनका रिजिग्नेशन नहीं होगा तो आने वाले समय में प्रधानमंत्री मोदी का रिजिग्नेशन होना पड़ेगा। This is the way. If the things continue in this fashion, in this way, if we are progressing, नहीं, इसकी चिंता तो वो करें, ये तो ठीक है। मतलब इसमें मुझे एक बात समझ में आई कि आप यूपीए के समय पर अकाउंटेबिलिटी के आधार पर रेजिग्नेशंस होते थे, वो परंपरा यहां पर तोड़ दी गई। अकाउंटेबल नहीं बन रहे हैं, दिमाग में सत्ता का मद इतना बैठ गया। सूर्य प्रकाश जी के पास जाऊं उससे पहले मनस्वी जी, क्विक कमेंट आप जो बोलना चाह रहे हैं बोल दीजिए, इसमें ऐड ऑन कर दीजिए। प्रवीण जी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि देखिए, हमारे देश में यूपीए 2 के टाइम पे भी आंदोलन हुआ, और उस आंदोलन के बाद जेपीसी का चयन हुआ, और जेपीसी ने बताया कि करप्शन था। अगस्ता वेस्टलैंड में भी जेपीसी हुई। पर मुझे ये नहीं समझ आता कि जब देश में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है, जैसी राम मंदिर का चंदा चोरी हो, जो इस मुद्दे से रिलेटेड नहीं है, नीट का इतना बड़ा हुआ, एनटीए का फेलियर हुआ, एजुकेशन मिनिस्टर का टोटल फेलियर है, तो एक जेपीसी क्यों नहीं फॉर्म करती? एक पहला सवाल ये है, अगर अकाउंटेबिलिटी की बात की जाए। और दूसरा मेरा एक सवाल, एक असमंजस की सिचुएशन जो बीजेपी के लिए, आरएसएस बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि ये कंटिन्यू हो। आरएसएस चाहती है कि इमीडिएट रेजिग्नेशन हो, पर बीजेपी का जो सबसे बड़ा तकलीफ आ रही है कि हम दबाव से रेजिग्नेशन नहीं लेंगे। ये हम कैसे कहेंगे मनस्वी जी की आरएसएस ऐसा चाह रही है? नहीं, हम कैसे, क्योंकि आरएसएस का कंडक्ट जो है हमेशा वो रहा है देश के लिए। नहीं, ये बड़ा मुश्किल होता है। देखिए, मेरे सामने भी आता है तो मैं तो कुछ भी बोलते हुए बहुत केयरफुली बोलता हूँ कि ये बाद में बोलूं या ना बोलूं। नहीं, बिल्कुल सही बात है, पर आरएसएस की ज्यादातर, लेकिन आरएसएस इस मुद्दे पे देखिए, समझ गया। आप कह रहे हैं कि उनका कंडक्ट इस तरह, ऐसा लगता है आपको कि आरएसएस शायद नहीं जाएगी, ये कहना ठीक होगा कि आरएसएस बिल्कुल चाहती है कि रेजिग्नेशन हो। और दुविधा जो है, मैं ये जो कहना चाह रहा हूँ, दुविधा जो बीजेपी के लिए, कि 12 सालों में उन्होंने ऐसा आंदोलन नहीं देखा, और आज सडनली ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा, ये मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं। और इसी पॉइंट पर सूर्य प्रकाश जी 2-3 बातें आई हैं, इसको थोड़ा सा बढ़ाना चाहता हूं मैं, 30 सेकंड ज्यादा नहीं लूंगा। ये जो मुद्दा है बीजेपी का, जो सबसे बड़ा कंसर्न आ रहा है कि हम किसी के दबाव से रेजिग्नेशन नहीं देंगे, हम अपनी मर्जी से किसी को भी रिजाइन कराएंगे,
और उसको नए को डालेंगे। मैं समझ गया आपकी बात, ये मैं इसी पर जा रहा था, यही है महत्वपूर्ण, आपने ये इंपॉर्टेंट बात बोली है। ये एक तो सूर्य प्रकाश जी अकाउंटेबिलिटी, दूसरा ये कि अगर रेजिग्नेशन दे दिया तो हार हो जाएगी, ऐसे कैसे दे दें, इनके कहने पे ले लेते हम, अगर ये इतना विरोध नहीं होता तो शायद ले ही लेते, खुद ही से ले लेते, लेकिन उसको पॉलिटिकल मुद्दा बना दिया गया, यानी ये अहम की लड़ाई बन गई है। अगर रेजिग्नेशन दिया तो हार हो जाएगी, और अगर रेजिग्नेशन नहीं दिया तो हम डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं, हम गलत नहीं हैं, बात सिद्ध हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि जेपीसी का गठन क्यों नहीं कर दिया जाता है, और तीसरी बात यह कि 12 साल में ये सबसे बड़ा घेराव है, ये मुझे भी लगता है। अब आपकी टिप्पणी। धन्यवाद प्रवीण जी, मुझे तो लगा था कि आज मौका ही नहीं मिलेगा बात। अरे खूब मौका मिलता है आपको सर। चलिए अच्छी। पहले तो मैं एक बात कह दूं, कांग्रेस की प्रवक्ता तस्लीम जी से कि नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने प्रधानमंत्री बनाया है। वो लगातार चुनाव जीतकर जनता के जन समर्थन से प्रधानमंत्री बने हैं, किसी की खैरात से नहीं, किसी परिवार के गोल्डन स्पून बॉय नहीं है वो। उन्होंने संघर्ष किया है जमीन में, तो इसलिए आप जैसे लोग अगर ये कहते हैं तो मुझे अच्छी लगती है आपकी जल्दी। दूसरी चीज, मुझे 4 लाइनें याद आ रही हैं। आप लोग हंसिए, आप यही काम कर सकते हैं। नहीं आसमा जी गलत बात है, आसमा जी गलत बात है, आसमा जी गलत बात है ना, गलत बात है आसमा जी, गलत। करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक बात, उनकी याद आई तो कुछ जख्म पुराने निकले, दिल की मिट्टी को कुरेदा तो कुछ फसाने निकले, और जो शहर में करता था सांपों के कांटे का इलाज, जब उसके ठिकाने को टटोला तो सांपों के ठिकाने निकले। यहाँ कांग्रेस की प्रवक्ता और हमारे जो छापर साहब हैं, वो नीट के ऊपर बड़ा ज्ञान तेल, वो लगातार नीट में बता रहे थे कैसे परेशानी हुई, क्या हुई। जरा मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि नीट के अलावा क्या और परीक्षा इस देश में मैं तो लीक नहीं हुई? पिछले 7 सालों में इस देश में कितनी परीक्षाएं लीक हुई, जरा बताइए। कोई पहली बार हुआ? लेकिन पहली बार क्या हुआ वो मैं बताना चाहता हूं आपको कि प्रधानमंत्री जी को ये लगातार सत्ता से हटाने की, क्रांति लाने की बात कर रहे हैं। उन्हीं प्रधानमंत्री जी ने 2024 में पहली बार इस देश के अंदर एक ऐसा कानून बनाया जिस कानून के अंदर जितने भी पेपर लीक के मामले, उन सभी पेपर लीक के मामलों में कठोर कारावास होगा और साथ में एक बहुत बड़ा जुर्माना होगा। ये हमने किया बॉस, ये किसी और ने नहीं किया। ये 60 सालों तक काम में तेल डाल के बैठे रहे। इनसे पूछना चाहता हूँ, आसमा तस्लीम से जरा बताइए ना, 40 पेपर लीक हुए थे राजस्थान के अंदर, जरा बताएंगे मुझे? उसके अंदर गहलोत सरकार में मैं गिनता हूँ, सुनिए, लेवल 2। नहीं, ये बात तो ठीक है जो आप कह रहे हैं ना सूर्य प्रकाश जी, ये तो लंबी चर्चा हो जाएगी कि केरल में क्यों नहीं कर रहे हैं, वहां जो कर रहे हैं तो वहां तो सरकार किसकी है। नहीं, ये बात तो ठीक है। अभी मैं तो आपसे, आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं आपसे जो जानना चाह रहा हूं वो ये है कि 12 साल में बीजेपी सरकार जिस तरीके से घिरी, ऐसे नहीं घिरी थी। राजनीति तो हो ही रही है, वो तो ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कांग्रेस भी राजनीति कर रहे, पर ऐसे नहीं घिरी थी। और धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा अगर हो जाता तो क्या ये अहम की लड़ाई? ये 2 महत्वपूर्ण सवाल हैं, इनका जवाब आप दीजिए। तिवारी जी सुनिए, कुछ अजारक तत्वों के द्वारा अगर वाहन जलाए जाएंगे, पुलिस प्रशासन के ऊपर हमला किया जाएगा, तलवारें बांधी जाएंगी, देश की संपत्ति को तोड़ा जाएगा, अजारकता फैलाई जाएगी, ऐसे दंगाइयों का इलाज करना हमारे सुरक्षा बल अच्छे से जानते हैं। ये मैं पहले आपको बता दूं, छात्रों के साथ ये सरकार थी, है और रहेगी। इस बात का श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आश्वासन दिया है। आज फास्ट ट्रैक कोर्ट, ठीक है, मुझे ऐसे समझाइए कि क्या यहाँ पर कोई छात्र है ही नहीं या छात्रों को बरगला लिया इन लोगों ने? क्या समझा जाए आपकी दृष्टि से? देखिए, लगातार सोशल मीडिया पे भी चल रहा है, इस समय में जो जंतर मंतर पे जमावड़ा है, उस जमावड़े में जैसे किसान आंदोलन के अंदर शुरुआत में हमारे किसान भाई शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जब उसके अंदर बहुत सारे अजारक तत्वों ने हिस्सेदारी शुरू कर दी, वहां पर गाड़ियों के अंदर शराब की बोतलें मिलनी शुरू हो गई,
वहां पर पिज्जा बटता था, वहां पर बर्गर बटता था, वहां ना जाने कितने प्रकार के स्वाद रचाए ठीक जाते है, थे। मैं समझ गया तो आपकी वहां बात, पे जो आप क्या कहना क्या चाह रहे हैं, हुआ? शुरुआत वहीं से हुई थी, जलाया वहीं से गया। हुई थी शुरुआत। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, इसी एग्री प्रकार एग्री एग्री, मैं आपके पॉइंट से एग्री हूं। आप जो कह रहे हैं ना सूर्य प्रकाश जी, ये महत्वपूर्ण बात है, ये समझने जैसा विषय है। मनस्वी जी क्विक कमेंट करिएगा, क्योंकि मैं चौधरी साहब के पास जाना चाह रहा था और ये बात भी उन्हीं से जुड़ती हुई। नहीं, मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि एनटीए के फॉर्मेशन से जिस तरीके से डिफेंड किया जा रहा है, 2017 के बाद शुरू हुई, 18-19 में यूजीसी एनईटी 2018 का पेपर लीक हुआ, नीट यूजी 2019 में लीक हुआ, जी मेन 2019 में पेपर लीक हुआ, 2020 में नीट यूजी का पेपर लीक हुआ सितंबर में, उसी सितंबर में जी मेन का पेपर लीक हुआ, 2021 में नीट यूजी का पेपर, जी मेन का पेपर लीक हुआ, सीयूएट का। ये कौन सा डेटा दे रहे हैं? कुछ भी साल बोलोगे। अच्छा, यही तो सवाल है। बोलोगे। देखिए ये डेटा कहां से आया, वो ये पूछ रहे हैं, डेटा, ये डेटा कहां से आया? ये डेटा ऑलरेडी न्यूज में सब जगह है। और आप देखो, अभी आप मेरी स्क्रीन शेयर करिए, मैं सारा का सारा आपको डेटा दिखाता हूँ। ये तो ये बात करेंगे, अभी बोलेंगे अभी के आंदोलन जो नीट के ऊपर है, ये भी कभी डेटा लीक नहीं हुआ। सवाल ये चीज है कि सवाल पूछने से ये बोलते हैं कि उसका इतिहास ही नहीं है। बीजेपी का प्रवक्ता बोलता है ये जो एनटीए ऑर्गेनाइजेशन है वो नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। नहीं, उन्होंने बता दी, उन्होंने बाद में एक्सेप्ट किया ना, आप सुन नहीं पाए। उन्होंने कहा, जब आपने ऑटोनॉमस कहा ना, तो जोशी जी ने कहा हाँ ऑटोनॉमस बॉडी है, उन्होंने उसको करेक्ट किया है। ठीक है, वो मेरा सवाल ये है कि सवाल उठाना इस देश में क्या सवाल उठाना नहीं, ठीक है, ये बात तो कही आपने, थापर साहब इससे मना ही नहीं है। एक मिनट रुक जाइए, एक जो बात अभी कही थी सूर्य प्रकाश जी ने, जो बात कही वो बड़ी महत्वपूर्ण है। ये आंदोलन जब होते, किसान आंदोलन का जिक्र हुआ, लेकिन बाद में वहां पर बोतलें मिलने लगती हैं, वहां पर अराजक तत्व आ जाते हैं। आप मलिक साहब क्या कहेंगे इस पर? अनम्यूट करिएगा सर। आपसे जी और आपके चैनल इंडिया न्यूज के जो भी दर्शक हैं, मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मैं चाहता हूं इसका ट्वीट प्रवीण जी को और चैनल को आप भी जवाब दें। बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कांग्रेस के जमाने में पेपर लीक होते थे, किसानों के लिए कुछ नहीं होता था, स्वामीनाथन कमेटी को लागू नहीं किया। उन्होंने नहीं किया, उनको युवाओं ने और किसानों ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो क्या आप भी उसी रास्ते पर चलेंगे? वो कह रहे उन्होंने छोटी चोरी की, हम बड़ी चोरी करेंगे। ये जनता से मैं सवाल पूछना चाहता हूं, इसका जवाब आप जरूर दें। कानून किसने बनाया? सूर्य प्रकाश जी, अगर आपके हाथ में कुछ नहीं है, सुन लीजिए पहले, सुन लीजिए मेरी बात। आप जिसको कहते हो, अरे आप तो अपनी सवाल, आप तो अपनी सरकार का जवाब उठाते हो, आप तो अपनी सरकार का फैसले गिनाते हो। आप कहते हो वहाँ पिज्जा चल रहा था, वहाँ दारू चल रही थी, वहाँ टूल किट चल रही थी, वहाँ खालिस्तानी थे। अब देखिए, ये वाली जो चर्चा है, ये देखिए, एक मिनट रुकिएगा चौधरी साहब, रुकिएगा आपके। अभी देखिए, आप दोनों ने ये जो बोला, एक मिनट चौधरी साहब, एक सेकंड दीजिएगा, मैं आपकी इजाजत से, चौधरी साहब आपकी इजाजत से, चौधरी साहब आपकी इजाजत से, आपकी इजाजत से, चौधरी साहब आपकी इजाजत से, आपकी इजाजत से 1 मिनट अपने पैनल पर चाह रहा हूं, 1 मिनट चाह रहा हूं बस। अभी देखिए, आप दोनों ने जब बोलना शुरू किया, इससे पहले की चर्चा मैं भेजूंगा, आपने ट्वीट का कहा, वो भी होगा, बिल्कुल आश्वस्त रहिए। इससे पहले की चर्चा सुनिएगा, कुछ बिंदु निकल कर आए हैं, जो सुनने वाले होते हैं ना, वो भी इस विषय को आप जैसे विशेषज्ञों से समझना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं अलग अलग पहलू, इस पर क्या मत रखते हैं। हम झगड़ा कर सकते हैं और घंटों कर सकते हैं, मैं 2 लोगों को बैठाकर अभी घंटों तक बात कर सकता हूं। खैर, ये लेक्चर की भी जगह नहीं है, लेकिन जोशी जी ये बात तो बिल्कुल सही है। ये मलिक साहब ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, और मैं इससे सहमत भी हूं एक पत्रकार होने के नाते, कि किसी ने कुछ किया नहीं किया, उनकी गलतियां थी, वो कुछ नहीं कर पाए, तभी तो उनको उखाड़ के फेंक दिया जनता ने। और आप उसी मार्ग पर चलेंगे क्या? आप कैसे अलग हुए उनसे, ये सीधा सवाल है। हम सुधार की राजनीति में हैं, समस्याएं तो आती हैं। 12 साल में अभी कुछ नहीं कर पाए। ओ भाई, ऐसा है, सुनने दो, सुन लो पहले। मैं आपकी बात में बोला नहीं हूँ। मैं पंजाब की धरती से संबंध रखता हूँ, तो मुझे सुनना भी आता है, सुनाना भी आता है, लेकिन बात क्यों की करें हम लोग? हम सुधार कर रहे हैं। पहले भी लड़ाइयां होती थी कांग्रेस के टाइम में, 90,000 से ज्यादा फौजियों को वापस भिजवा दिया था, खाना खिला के 3-4 महीने बाद। तब हमारे फौजियों के सिर काट के लिए जाते थे। मोदी जी के आने के बाद भी लड़ाइयां हुई हैं,
फर्क इतना है कि अगर हमारा पायलट वहां चला गया तो बाइज्जत बॉर्डर पे छोड़ा गया है। और जब हमारे यहाँ पे कुछ इस तरह का हुआ तो मिशन सिंदूर के थ्रू एक जवाब दिया गया। चुनौतियां हैं, हमने चुनौतियों का हल किया है। इमरजेंसी से बड़ा आज तक संविधान की आप बात करते थे ना। तो सर प्लीज जैसे चौधरी साहब बीच में मत बोलिएगा, एक छोटा काउंटर छोड़ा यार, पहले बात तो करें तो मैं सर नहीं आपकी बात नहीं अभी नहीं सुनूंगा, पहले बात करने दो। बांग्लादेश छीन कर लाए थे। सुनिए ठीक है ना, कहाँ जाएंगे आप, कहाँ? मैं इसीलिए मैं देखिए आप इतने संभ्रांत लोग हैं, बार बार मैं आपको बोलूं मुझे भी अच्छा नहीं लगता। आप लोग सभी कितने अच्छे से बांग्लादेश को जब आपने जीता था तो सुन लीजिए, पंजाबियों ने यूपी के तराई के इलाकों में जमीनें लेकर आबाद की थी और यही बांग्लादेशियों को भारतीयों के ऊपर, खास तौर पे पंजाबियों और हरियाणियों के ऊपर सीलिंग एक्ट लगाकर उनकी जमीन 2-2, 400 एकड़ जो इन लोगों ने आबाद की थी उसको 18-18 एकड़ पे लाके बाकी जमीनें बांग्लादेशियों को दे दी थी। प्लीज आप तथ्यों पे बात, ठीक है छोड़ दीजिए उसको, इतिहास साथ साथ चलता है। जी जी, ऐसे बात मत कीजिए। बात यह है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारी बहनों की कमरें टूट जाती थी 3-3 घड़े उठाकर जल से नल लेके जाना, जिन औरतों को सांस की दिक्कत आ गई थी चूल्हे के आगे खाना बनाना, उनके लिए उज्ज्वला योजना लेके आना। आज मजाक की बातें लग रही हैं आपको, बुनियादी चीजें सबके खाते खुले हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ है, उज्ज्वला योजना आई है, शौचालय बहुत बड़ी, ये सारी चीजें हो गई। मैं तो नीट की बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा नीट में अगर वहां भी पेपर लीक होते थे, यहां भी पेपर लीक में रोकथाम नहीं, सवाल उसका उठ रहा है, बाकी तो सब ठीक है। सुनिए जवाब ले लीजिए जी। तब 200 से ज्यादा पेपर थे। ये ऑटोनमस बॉडी की बात करते हैं ना, ऑटोनमस बॉडी एक रिसोर्स होता है सर, यहां से लिया, खर्चा किया, आगे किया, सर्विस प्रोवाइड की, ठीक है, अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट है। लेकिन ये देखिए कि 200, 250 से 70-80 तक का सफर तय किया है, और कम होगा और सुधार होंगे। नीट के एग्जाम में आपको पता है अगली नोटिफिकेशन क्या है? पता है आप लोगों को? डायरेक्ट कंप्यूटर के ऊपर एग्जाम होगा, 10 मिनट पहले खुलेगा, और जो करवाने वाले लोगों की प्रॉपर इंक्वायरी प्रॉपर सारी होगी। सुधार है ना, धीरे धीरे आ रहा है। अब संविधान, अब ठीक है, मैं इस बात को ऐसे समझा मनस्वी जी, एक बात को एक लाइन बोलूं, बोलिए, एक लाइन जरूर बोलिए। 1 नवंबर 1984 से 4 नवंबर 1984 सुप्रीम कोर्ट को ताला लगा दिया था कांग्रेस ने, इतिहास है। ठीक है, आप मोदी जी के बारे में बार बार बोलकर हमारे या हमारी पार्टी का अगर मनोबल डाउन करने की कोशिश, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत काम हुआ जोशी जी, इसमें कोई संदेह नहीं है। सूर्य प्रकाश जी क्विक कमेंट जी, सूर्य प्रकाश जी कम से कम कांग्रेस की तरह हम लोग, सूर्य प्रकाश जी बोल रहे हैं जी, बोलिए। एक ब्रेकिंग आ रही है, वो मुझे लगता है कि बड़ी अच्छी लगेगी। दोनों जो समाजवादी आम आदमी पार्टी कांग्रेस की प्रवक्ता है वो भी, और जो एडवोकेट साहब है वो भी, और ललित जी को भी, समित जी को भी, कि जो कॉकरोच जनता पार्टी का इस धरने के आयोजक थे, उन लोगों ने पत्थरबाजों से पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने अभी स्टेटमेंट दिए है जो ब्रेकिंग में चल रहा है कि भैया हम इन पत्थरबाजों से दूर हैं, ये हमारे लोग नहीं हैं, और कृपया करके कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस जो चाहे वो करे, जितने लट पीटना चाहे वो लट पीटे, ये उनकी भाषा नहीं है। मैं इसमें जोड़ रहा हूँ, जब उन्होंने पल्ला झाड़ लिया है कि ये हमारे लोग नहीं है, ये असामाजिक तत्व है। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है आपकी बात, और ये तो हम बात कर ही रहे थे। आपने जो कहा ना, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जी सूर्य प्रकाश जी, आपने कहा था 30 सेकंड, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई है, और ये बात सही है। शुरुआत से हम बात कर रहे हैं, इसको हाईजैक किया गया, अराजक तत्व, असामाजिक तत्व इसमें शामिल हो जाते हैं। राजनीतिक दलों का एक अलग मामला है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन ये बात सही है कि शुरुआत से अभिजीत दीप के पहले जब आए तो उनका चक्कर खाकर गिर जाना या इधर उधर जाना, वो काफी चर्चा में रहा, कहा गया बड़े अनसक्सेसफुल हो गए। तो बड़ी मजबूरी रही होगी कि उन्होंने फिर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स को बुलाया, पहले उनसे परहेज करते दिखाई दिए, लेकिन फिर खुलकर धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल, फिर राहुल गांधी, और सभी लोग धीरे धीरे आते गए। तो उनकी भी मजबूरी समझ सकते हैं। आप कुछ कहना चाह रहे थे थापर साहब, लेकिन इसके साथ में कि पल्ला झाड़ा गया है, हिंसक अराजक तत्वों का तो कोई समर्थन नहीं करेगा और छात्रों के खिलाफ कोई नहीं बोलेगा, दोनों ही बातें। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर इस आंदोलन की भी बात करेंगे, जो इसकी शुरुआत हुई थी बहुत ही वीक हुई थी, और लगता नहीं था कि ये आंदोलन इतना बड़ा बन जाएगा। ये वही उसी तरीके से है कि जिस तरीके से बीजेपी इस चीज को नहीं समझ पा रही कि जो ये जितना डिले कर रहे हैं उतना
जी आपसे शायद संपर्क टूट गया। आसमा जी आप भी कुछ कहना? नहीं, ये बड़ा बनने की बात बोल रहे हैं, बड़ा तिवारी कहाँ जी, बन गया? तिवारी ये जो बार जी, बार बोल रहे हैं ना, मैं इनसे तिवारी पूछना जी, चाहूंगी कि बड़ा मैं काम 12 हो साल गया। में कितने कॉन्विक्शन हुए हैं, कितने कॉन्विक्टेड है ये पेपर लीक्स में, ये जरा बीजेपी ये रिकॉर्ड बता दी। ये बता दीजिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग कि 60 ये रिकॉर्ड साल हम में लोग को कितने क्लियर कर दे convicted बीजेपी के आपने कितने करवाए, जरा ये कॉन्विक्शंस बता थे। दीजिए। 60 साल में कितने करवा दिए मैडम? 60 साल में कितने करवाए कन्विक्टेड आपने? आपने क्या कानून बनाया था? 7 साल में जितना सब कुछ हुआ आपके सामने है। आज जो देश प्रगति इतना देश प्रगति कर चुका है वो हमारी सरकार ने किया है, वो तो रिकॉर्ड आपके सामने है। आयुष्मान कार्ड को दे नहीं पाए, किया है, क्या उसका रिकॉर्ड आप दीजिए। लंबी लंबी हाथते हैं। कन्विक्शन रेट आज की बात करिए, अगर से ये पहले होता तो कब का एक रिजिग्नेशन हो जाता, कांग्रेस की सरकार में होता तो कब का रिजिग्नेशन हो जाता था। ये बीजेपी की सरकार ठीक है, है इसीलिए मलिक साहब, नेक्स्ट आप लोग क्या करने वाले हैं? एक मिनट रुकिए, देखिए, अरे मलिक साहब एक इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, एक और बड़ी बात। मलिक साहब अगला कदम क्या है आप लोगों का किसानों? तो एक तो सूर्य प्रकाश जी कह रहे एक महिला को कि आप घुइयां छील रहे थे, जब किसान आंदोलन में बैठे थे, आप जब घुइयां छील रहे थे, हमने आप पे इतना प्रेशर बनाया कि आपने हाथ जोड़ के माफी मांगी, भाई हमें माफ कर दो। और मैं कह रहा हूँ सुधर जाओ, संभल जाओ, नहीं तो आप आंदोलन में आ रहे हैं, आप आंदोलन में आ रहे हैं, छात्रों के सामने भी घुटने टेके, आप आंदोलन में आ रहे हैं। मलिक साहब क्या किसान भी आंदोलन में आ रहे हैं? मेरा सवाल समझ में आया? किसान दिल्ली नहीं, ये गुंडा ठीक है, दिल्ली आ रहा है किसान, यानी किसान भी इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। जोशी जी ये बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों की आगे की। एक मिनट रुकिए मलिक साहब, सूर्य प्रकाश जी एक मिनट मलिक साहब, मैं समझ गया, आपने मेरे सवाल का जवाब दिया। मलिक साहब आपने सवाल का जवाब दिया। मलिक साहब रुक जाइए, एक मिनट रुकिए, पर्सनल नहीं, रुकिए ना, रुकिए। जोशी जी अगला कदम क्या है सरकार का? सरकार क्या करने वाली है सब जानना चाहते हैं। जोशी जी एक मिनट रुक जाइए, मलिक साहब रुक जाइए। जोशी जी अगला कदम क्या है? राजनीतिक क्यों? अगला कदम क्या है सरकार का? तुम लोग जो है ना, राजनीतिक क्यों? हम कह रहे नहीं सुधर जाओ, हो, संभल किसान जाओ, घर में खुश है। मैथिल जी एक महत्वपूर्ण बात है, रुक जाइए ना मैथिल जी। जोशी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक मिनट रुकिए ना। मलिक साहब एक मिनट, जोशी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुनिए तो सही। जोशी जी अगला कदम सरकार का क्या है? देखिए जो भी कदम होगा देश हित में होगा, विद्यार्थियों के हित में तो हो ही चुका है नीट का दोबारा एग्जाम। अब ये बात समझनी पड़ेगी कि एक वर्ग है नीट के विद्यार्थी, एक वर्ग है कॉकरोच पार्टी जिन्होंने इस आंदोलन के लिए अनशन पे बैठे, एक है राजनीतिक विशेषज्ञ जो उसके ऊपर अपनी टिप्पणियां करते हैं, एक है राजनीतिक पार्टी। अब किसान नीट बीच में आके बात कर रहे हैं कि जिनके लिए प्रॉब्लम आई थी नीट का एग्जाम हो चुका है, उसकी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, ये सारी बात नहीं, मैं अलग अलग नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ये एग्रीगेट जो हो रहा है, मैं अलग अलग की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो इकट्ठा हो रहे हैं सब और एक आंदोलन, अन्ना आंदोलन की तरह एक बड़ा आंदोलन क्रिएट करने की, उसको कैसे एड्रेस करने वाली सर, मैं वो जानना चाहता हूँ। वो तो जनता को पता ही है कि राजनीतिक जो इनके राजनीतिक जो सिस्टम है, धड़े बने हुए हैं, वो लोग एक माइलेज लेने के लिए आ रहे हैं। समस्या का सरकार क्या करेगी इसमें? सरकार क्या करेगी? देखिए लोकतांत्रिक ढंग से जो ये कर रहे हैं ये करे, लोकतांत्रिक ढंग से जो हम करेंगे वो हम करेंगे। ठीक है आसमा जी बोलिए आसमा जी, हम लोग इमरजेंसी तो लगाएंगे नहीं कांग्रेस की तरह, हम इमरजेंसी लगाने वाले लोग नहीं हैं, इमरजेंसी से निकले हुए लोग हैं हम लोग, हम इज्जत करते हैं लोगों की। लोग क्या चाहते हैं? लोग चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे, ये पहली मांग है। ये सिर्फ आप लोग नहीं है, आप ये नुमाइंदे हैं सारे कांग्रेस देश के। की मांग है, ये सिर्फ बच्चों की मांग या विपक्ष की मांग नहीं है, ये सारा नीट देश के बच्चे चाहता ये है। नहीं कह रहे, पहले तो आप नीट के बच्चे नहीं कह रहे। टेंडर कराएं। आज की चर्चा से जो निकल कर आया उसको समराइज कर देता हूं। पहला तो किसान इस आंदोलन में शामिल होने वाले हैं, सरकार लोकतांत्रिक तरीके से जो कर सकती है इसको खत्म करने के लिए कि ये हालात और ना खराब हो वो किया जाएगा, बच्चों के मुद्दों को एड्रेस किया जाएगा, बच्चों के खिलाफ कोई भी नहीं है, अराजक तत्वों के साथ कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहा, अराजक तत्वों को बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाएगा।
जाएगा। और यहां पर बात आती है, इसमें कोई दो राय नहीं कि विपक्ष को इस आंदोलन से थोड़ी मजबूती मिली है, लेकिन इस ट्रैक्शन को वो कितना बरकरार रखते हैं ये आने वाला समय बताएगा। ये सब कुछ समझ में आया। अब वो जोशी जी को लगता है कि नहीं कर पाएंगे ये वो कह रहे हैं। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद, चर्चा बड़ी स्वस्थ रही, काफ़ी चीज़ें निकल कर आई हैं। इसके लिए सूर्य प्रकाश जी आपका, आसमा जी आपका, जोशी जी आपका, मलिक साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और थापर जी भी हमारे साथ जुड़े रहे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बात इंडिया की में आज हमने बात की, ये जो प्रोटेस्ट है ना, ये भारत की राजनीति का अहम हिस्सा भी रहा है। इसमें राजनीति होती है, लेकिन देखिए छोटी सी चिंगारी की ज़रूरत होती है। शुरुआत जो हुई थी इस चर्चा में भी निकल कर आया। सीजेपी ने जब अपना पहला प्रोटेस्ट किया, अभिजीत दीप के जब आए तो बड़ा मजाक उड़ा था, क्योंकि पहले तो उनको इंस्टाग्राम पे बड़ा ज़बरदस्त सफलता मिली थी, और जब वो दिल्ली आए जंतर मंतर पे बैठे तो चक्कर खा गए थे, और कुछ एक चंद लोग ही वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। अभी देखिए आंदोलन, क्योंकि धीरे धीरे इसमें बहुत सारी ताकतें शामिल हुई, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ये सरकार के सामने चुनौती तो है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। आने वाले दिनों में क्या होगा ये तो आपको रोज़ खबरों में देखने को मिलेगा। बात इंडिया की में आज इतना ही। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ, खबरें जारी हैं एक ब्रेक के बाद।